इस एक एक हफ्ते में एक खास घटना और भी हुई जो महत्वपूर्ण ही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर समीक्षा होनी चाहिए। वह है जो हमारे यहाँ महिला आरक्षण बिल पर जो फाइनल आया, उस पर बिल पास हो गया, दोनों सदनों में पास हो गया। पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में तो 100% मतलब एनोनिमस पूरी तरह से वो बिल पास हो चुका। और इसका असर को लेकर, इसका फायदे को लेकर कितना फायदेमंद होगा, कितना इसमें जो मुश्किलें, कई चीज़ें चर्चा हो रही हैं। उस दौरान भी सांसदों ने भी चर्चा की, और अब तो न्यूज़पेपर और मीडिया में भी बातें छोटी छोटी आ रही हैं, बहुत विस्तार से नहीं आ रही है। हम इसको समझना चाहते हैं आपसे, क्या इसका वास्तविक कितना लाभ मिलने जा रहा है महिलाओं को? ये मैं तो पहले आपको टोकने जा रहा था कि आपने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल है वहाँ पे, लेकिन ये तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। ये नाम जो है, इस नाम को, इस विधेयक को दिया गया है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, ये सवाल उठता है कि ये नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। ये महिला आरक्षण बिल जो है, या विधेयक जो है, ये सारे लोगों के समझ में आता है वहाँ पे, और सारे लोग इसको मान चुके हैं, इस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये बिल लाया, विधेयक लाया। तो इस पर सवाल ये उठता है कि भाई ये किसने तय किया, कब तय हुआ, कितना समय लगा इसको तय करने के लिए, कोई बहस हुई होगी कि नहीं, कोई सलाह मशविरा किसी से हुआ कि नहीं हुआ, या यूं ही किसी को दिमाग में आया कि नहीं साहब ये अच्छा नाम है, ये संस्कृत नाम होना चाहिए, और यही नाम जो है वो सुनने से बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको इस नाम से पुकारा जाए। तो ये सवाल का जवाब मेरे पास भी अभी तक नहीं है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई ये विधेयक जो है ये इतना सीक्रेटली, इतनी गोपनीयता के साथ क्यों लाया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि भाई ये विशेष अधिवेशन या विशेष सत्र का जो अनाउंसमेंट है वो 31 अगस्त को की गई थी, और 31 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक वो अटकलबाजियां चलती रही कि भाई ये विशेष सत्र में क्या होगा, कौन से विधेयक लाए जाएंगे, सरकार की इच्छा क्या है, क्या वो अचानक चुनाव करवाना चाहती है, क्या वो भारत का नाम भारत रखना चाहती है और इंडिया हटा देना चाहती है, क्या वो एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव करवाना चाहती है, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, क्या वो रिजर्वेशन में कोई बदलाव करना चाहती है। ये तमाम अटकलबाजियां जो हैं वो आता रहा। और 13 सितंबर को सरकार ने अपने लोगों को बताया, और लोकसभा और राज्यसभा की बुलेटिन प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने 4 बिल्स का जिक्र किया। और ये 4 बिल्स में एक बिल था चुनाव आयोग का, वो अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन जो इलेक्शन कमिश्नर्स का है, उसके तहत वो बदलाव करना चाहते थे। ठीक। उसके बाद इस पर अटकलबाजियां शुरू हुई। आपको याद हो पिछले रविवार को हम लोगों ने जो बात किया, तो उस समय चुनाव आयोग को लेके भी हम लोगों ने बात किया था। और उसी दिन रविवार को शाम को ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, और 17 तारीख को जो है वहां पे एक नया रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस जो है उसको सर्कुलेट किया गया, और 17 तारीख को कहा गया कि नहीं साहब हम लोग 4 विधेयक नहीं, हम लोग 8 विधेयक जो है ये प्रस्तुत करेंगे स्पेशल सत्र में, ये विशेष अधिवेशन में। ठीक है। मजे की बात यह है कि उस समय भी महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कोई जिक्र नहीं किया गया। और ये 18 तारीख को जब विशेष सत्र शुरू हो चुका था, तब शाम को जो है यूनियन कैबिनेट की एक बैठक होती है, अनशेड्यूल्ड बैठक होती है, और उस बैठक में जो है यूनियन कैबिनेट जो है इस बिल की मंजूरी देती है। 19 तारीख को ये पेश होता है, 19 तारीख को ही जो है वो पास हो जाता है, 20 तारीख को राज्यसभा में जाती है, और 20 तारीख को वो पास हो जाती है, और 20 तारीख को ही विशेष सत्र खत्म हो जाता है। जो 5 दिनों का सत्र होना था वहां पे, सॉरी डेट में थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, लेकिन वो 5 दिनों के बदले 4 दिन में ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि जो आप 12 बिल्स की जिक्र किया था सरकार ने, पहले 13 तारीख को,
और 17 तारीख को 8। उसमें से कोई भी विधेयक इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। उसमें से एक भी विधेयक जो है वो संसद के सामने वो नहीं लाए। वाह अब वाह। सवाल ये उठता है कि भाई इस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं, आप इस तरीके से सरकार चला रहे हैं, तो लगता है कि आपको जब जो मन में आता है सवेरे उठ के कि भाई आज ये विधेयक करना है, तो आपने वो विधेयक पर चर्चा करवा दिया, हाँ कल ये विधेयक पास करना है, दूसरा विधेयक चलाया, और आप बुलेटिन का क्यों कोई मर्यादा नहीं रही। अब कौन विश्वास करेगा जब लोकसभा सभा का बुलेटिन निकलेगा या सरकार कहेगी कि हमारा ये मंशा है, हम ये करना चाहते हैं, तो उन पर विश्वास कौन करेगा वहाँ पर। तो ये एक दूसरा सवाल जो है ये उठता है कि भाई ये क्यों किया गया, ऐसा क्यों, इतनी सीक्रेसी की जरूरत क्या थी। अब इसका एक जवाब जो है, जो लोगों ने अटकलबाजियां लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये अंतिम क्षण में ये निर्णय इसलिए लिया गया कि सरकार पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का दबाव था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक चाहती थी कि भाई ये बिल जो है वो पास हो जाए ताकि सरकार को बोलने के लिए एक मुद्दा मिले और चुनाव में इसको जो है कैश इन किया जा सके। ये एक अटकलबाजियां चल रही है कि इस पर जो है सरकार के अंदर में जो है बातचीत चल रही थी उच्च स्तर पर, और आखिरी मोमेंट में जो है लोग तैयार हुए और इसीलिए ये सब हुआ, है ना। तो ये भी एक सोचने की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक हम लोग जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ अपने आप को वो कहती है, और वो कहती है कि भाई हम कल्चरल जो है ये करना चाहते, चरित्र निर्माण हम करते हैं भारतीयों का, लेकिन किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वो राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का क्या जगह है, क्या रोल है, और भारतीय जनता पार्टी को ताकत कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं है, राइट। तो ये एक एक्सप्लेनेशन आ रहा है, हो सकता है कि दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि कारण दूसरा कुछ रहा हो, वहाँ पे हम लोग नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने जो 2 कंडीशंस लगा दिए हैं, एक कंडीशन उन्होंने लगाया कि भाई ये महिला आरक्षण विधेयक जो है जब तक सेंसस नहीं होगा, जनगणना नहीं होगी, तब तक इसको उन लोग लागू नहीं कर सकते। और दूसरा इन्होंने कंडीशन लगाया कि परिसीमन, जो डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है, वो जनगणना के आधार पर होगा, और जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये लागू हो सकता है। अब इसमें भी सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि भाई जब आप महिला को आरक्षण दे रहे हैं वहाँ पे, और वो आरक्षण आप 33% का दे रहे हैं, है ना, तो फिर जनगणना की जरूरत क्या है। क्योंकि जनगणना की जरूरत होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने में, या जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आती है, क्योंकि तब आप देखते हैं कि भाई जनसंख्या कितना है, उनका जनसंख्या कितना है, 8% है या 9% है या 12% है या 27% है, उस पर जो है हम एक प्रोपोर्शन तय करते हैं। लेकिन महिलाओं की संख्या जो है लगभग 50% है। महिलाओं की जनसंख्या जो है इस मुल्क में तकरीबन 50% है, 49.7 या 49.8% है, और उनको आप 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आप 50% रिजर्वेशन जो है वो पंचायत और ये में कई राज्यों में दे चुके हैं, और पंचायत और नगर पालिकाओं में 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, लोग इतने सालों से उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अचानक आप जनसंख्या का ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं। आपको इसको टालने का इरादा नहीं हो, फिर आप ये कंडीशन नहीं लगाते। इसलिए भी शक होता है क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनसंख्या का जनगणना होना था, लेकिन वो जनगणना आपने नहीं किया, और भारत एकमात्र देश है जो 2021 में जनगणना नहीं किया। बाकी तमाम राज्य देश जो हैं वो 10 साल में जो है जनगणना करते हैं वहाँ पे, और उस जनगणना के आधार पर जो है परिसीमन भी होता है। अमेरिका में या दूसरी जगह पे अगर आप देखें तो वो जनगणना के आधार पर ही 10 साल में परिसीमन होता है। लेकिन हमारे यहाँ वो परिसीमन जो है फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक। ये 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था, और कहा गया था कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा। सवाल ये है कि 2026 के बाद अगर आप जनगणना करवाते हैं
तो या तो जनगणना 2026 में शुरू होगा, नहीं तो 2027 में शुरू होगा। और जनगणना में रिपोर्ट आते-आते आपको 2 साल लगेंगे वहाँ पे। और उसके बाद आप परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन आप बनाएँगे। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपने आप में वो 2 साल, 3 साल, 5 साल समय लेती है। पिछला जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उन्होंने शायद 5 साल समय लिया था। राइट? इस बार अगर वो 3 साल भी लें और वो अगर 2029 में भी अगर काम शुरू करें, तो वो 2032 के पहले वो परिसीमन का रिपोर्ट नहीं आ सकता। राइट? तो इसका मतलब है कि 2034 के पहले तो आप महिला आरक्षण लागू ही नहीं कर सकते हैं, लागू ही नहीं कर सकते। लागू ही नहीं कर सकते और जो कई लोगों ने कहा है, उसमें योगेंद्र यादव भी शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो हालत है उसमें 2039 के पहले ये लागू होना संभव नहीं है। ओहो। अब ये सवाल उठता है कि अगर आप 2034 या 2039 या अगर हम सरकार की बात मान लें कि 2029 में आप ये लागू करना चाहते हैं या कर सकते हैं, काबिल समझते हैं अपने आप को, फिर अचानक ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? ये गोपनीयता करने की क्या जरूरत था? तो ये उस संदेह को और पुख्ता करता है कि भाई आप इसको राजनीति का एक मोहरा जो है, चुनाव में एक मोहरे के तौर पर जो है आप इस्तेमाल करना चाहते थे, और इसलिए आपने किया। और जो सारे लोग कह रहे हैं और विपक्ष भी कह रही है कि भाई ये महिला आरक्षण देने के लिए आपको न जनगणना की जरूरत है और न परिसीमन की जरूरत है। जाहिर है, महिला आरक्षण आप दे देते हैं 35%, जनगणना होता रहेगा, परिसीमन होती रहेगी, उसके मुताबिक अगर 10 सीट कम होता है या 20 सीट बढ़ जाता है तो बढ़ेगा, तो उसके बाद वाले चुनाव में जो है वो 20 सीट बढ़ जाएगी या 10 सीट घट जाएगी वहां पे, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सरकार जिस तरीके से ये विधेयक को लाई, जिस तरीके से इसको नाम को बदला, जिस तरीके से ये 2 कंडीशंस उन्होंने रखे वहां पे, इसलिए जो है इस नियत पर, इनकी नियत पर जो शक होता है। जी हाँ, उसमें खासकर इसीलिए शायद विपक्ष कह रहा है, इसे राजनीतिक जुमला बता रहा है। जी कृष्ण, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये किया था कि भाई इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, महिला आरक्षण से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये आपने एक सवाल किया था वहां पे। तो ऐसा है कि भाई हमारे, अगर हम देखें कि विदेशों में जब हमारी आज़ादी मिली थी 1947 में, 1952 में हमारा पहला चुनाव हुआ था इस देश में, तो 1952 में हमारे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4 की थी। 4.4% महिलाएं थी। राइट? और उस समय अमेरिका में वो प्रतिशत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 2% था, और हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में, यूके में जो है वो 3% था। तो यूके और यूएस से दोनों से हम लोगों का प्रतिशत जो है 4.4 थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, लेकिन अब जब हम देखते हैं 2022 या 2023 में, तो 2022 में जो है अमेरिका में ये प्रतिशत 28% है, और इंग्लैंड में जो है ये प्रतिशत और भी ज्यादा है, 34%। कई देशों में महिलाओं की प्रतिशत अपने पार्लियामेंट में या लोकसभा में, जो उनका लोअर हाउस है वहां पे, उसमें 50% का है। न्यूजीलैंड, मेक्सिको में 50% है। सबसे मजेदार बात है कि पाकिस्तान में भी 20% है। पाकिस्तान में भी उनसे ज्यादा है, और वहाँ की महिलाएं जो है वो 20% है वहाँ। तो फर्क तो पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि महिलाएं जो हैं वो पूरे परिवार के लिए सोचती हैं, और महिलाएं जो हैं वो पूरे समाज के लिए सोचती हैं। और महिलाएं, ये कहने में अब हिचकिचाहट किसी को नहीं होना चाहिए कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कहीं कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हैं। अगर आप परीक्षाओं का रिजल्ट आजकल देखें वहाँ पे, तो आप देखिएगा कि टॉपर्स जो हैं वो महिलाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, और महिलाएं जो हैं ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए जा रही हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, महिलाओं को वो मौका नहीं मिलता कि भाई वो काम करें वहाँ, क्योंकि हमारे पास नौजवानों के लिए ही नौकरी, जब नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है तो महिलाओं के लिए नौकरियां जाहिर है कि वो कम है। और राजनीति का महत्व है।
राजनीति का महत्व इसलिए है कि आप 3,000 करोड़ से स्टैच्यू बनाइएगा हुँ, या 3,000 करोड़ से आप दूसरा कुछ काम कीजिएगा। आप 22,000 करोड़ से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बिल्डिंग बनाइए बनाई। या 22,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आप दूसरे किसी चीज़ में कीजिएगा। ये पॉलिसी का मामला है, ये प्रायोरिटीज़ का मामला है और ये पॉलिसी एंड प्रायोरिटीज़ में महिलाएँ जो हैं, उनकी समझ, उनका हुँ, कॉमन सेंस जो है, वो मर्दों से कुछ ज़्यादा ही है। हुँ, मर्द जो है उनका अपना ईगो है, उनका अपना एक हुँ, विश्वास है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे उनका 56 इंच का हुँ, सीना है। सीना है, वहाँ पे छाती है, तो वगैरह-वगैरह। तो इसलिए महिलाएँ अगर ये करती हैं और ये कई लोग कहते हैं कि भई पंचायत में और नगर पालिकाओं में ये विधायक सॉरी आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सरपंच हैं, वो सरपंच पति एक्चुअल काम करते हैं और सरपंच नहीं करते। लेकिन धीरे-धीरे ये बदल रहा है। धीरे-धीरे ये बदल रहा है और ये महिलाएँ जो हैं ये खुद अपने डिसीज़न्स ले रही हैं और इसके बहुत सारे मिसाल जो हैं वो मीडिया में भी आता रहा है वहाँ पे। तो इसलिए इसका फ़र्क तो पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन ये भी बात सही है कि हुँ, महिलाओं को खाली आरक्षण देने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी नहीं। नहीं, हुँ, और महिलाओं को अगर स्थिति सुधारनी है, महिलाओं आजकल भी हमारे देश में जो एनसीआरबी का डेटा है, तो 40,000 बलात्कार की घटनाएँ जो हैं अभी भी दर्ज होती हैं और वो दर्ज होती हैं वहाँ पे, है ना? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसको ज़िक्र किया जा सकता है, बात हुँ, किया जा हुँ, हुँ, सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर होगा तो ये देश के लिए अच्छा होगा।